हमने कोट लखपत जेल का फांसी घाट भी देखा। जेल के जल्लाद नबील मसीह से गुफ्तगू हुई। नवीद मसीह तारा मसीह जल्लाद के नवासे भी हैं। ये गैलोज हैं जी, जहाँ पे सज़ाए मौत के ऐसे असीरान जिन्हें सज़ाए मौत अदालत की तरफ से होती है, फिर अपील होती है हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद फिर मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास, वहाँ से भी जब रिजेक्ट हो जाती है तो फिर ब्लैक वारंट इशू होता है उनका, और यहाँ पे उन्हें वो सज़ा पे अमल दरामद किया जाता है। हाँ। और ये तारा मसीह का नवासा है, ये आपको बाकी ये बताएगा, ब्रीफ करेगा कि हाँ। क्या नाम है आपका? जी नबील मसीह। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी मैं 15 साल से। 15 साल से हैं? जी। आप क्या है, जल्लाद हैं? जी जलाद हूँ मैं। खाली जल्लाद हैं या जल्लाद सिफ्ट भी हैं? नहीं खाली जलाद हूँ। खाली जल्लाद हैं। जी। और अब तक कितनी फांसियाँ दे चुके हैं? जी मेरी 100 से ऊपर है। 100 से ज़्यादा जी। लोगों को फांसी दे चुके हैं? जी। फांसी देते हुए कभी रहम नहीं आया? नहीं सर, मेरी तो ड्यूटी है। हाँ। मैंने अपनी ड्यूटी करनी है। और जब यहाँ पे आपके पास कोई मुजरम लाया जाता है जिसको फांसी पे आज आपने कर देना है जी, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है? सर मेरी फीलिंग, मैं अपनी ड्यूटी समझ के करता हूँ। हाँ। ठीक है, फीलिंग सर जो होती है वो ही है। हाँ। और जो मुजरम होता है जिसको फांसी दे रहे होते हैं जी, उसके उस दिन क्या तासुरात होते हैं? वो बड़ा घबराया हुआ होता है, मुतमईन होता है, या डरा हुआ होता है, रो रहा होता है? क्या कंडीशन होती है उसकी? नहीं सर रो नहीं होता, बस डरा तो होता ही है। हाँ। मौत का खौफ तो होता ही है बस। हाँ। बस उसकी उस वक्त आखिरी ख्वाहिश क्या होती है? ये सर उनको ही पता हो। हाँ। जो पूछते हैं, सिर्फ मेरा काम इधर ही है। ठीक है। जी। कभी उसने आपसे कोई बात की हो, कोई नरमी की गुंजाइश की हो, रियायत की हो कि यार मेरा रस्सा गर्दन नीचों निकल ही जाए? नहीं सर, है तो नहीं होता। हाँ। निकलने वाला तो रह तो सर जज साहब ने करने। हाँ। हमारे पास आ गया तो हमने क्लियर कर देना। हाँ। कोई ऐसा वाकया जो आज तक किसी को फांसी दी हो, कोई ऐसा वाकया जो आज तक भूल ना पाए हो? सर कोई भी नहीं भूला, सारे याद है। सारे याद हैं? जी सर। उस वक्त जो लोग हैं वो आते हैं, उनको उठा के लाया जाता है, अपने कदमों पे चल के आते हैं, या खुशी खुशी आ रहे होते हैं? नहीं सर अपने कदमों पे आते हैं, चल के आते हैं वो। तो बस वापसी हमारे अस्पताल के स्ट्रेचर पे जाते हैं। कभी ऐसा हुआ हो रस्सा टूट गया हो, कोई लोग आए हो, उन्होंने फंदे को चूमा हो और फिर वो फांसी पे लग गए हो? ऐसे आते हैं लोग, कई आते हैं सर, ऐसे होते हैं केस। वो सर बंदा कितों आ जाता साढ़े कोल। हाँ। ते आंदा ਅਸੀਂ पैर ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ। हाँ। ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬਨੀਸ਼ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ। ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੈਫੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, हाँ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ। ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲਾ ਦੀ ਦਾ। कितनी देर लगा रहता है? आधा घंटा। आधा घंटा। 30 मिनट्स रूल में 30 मिनट्स लटका रहेगा। 30 मिनट्स के बाद फिर डॉक्टर साहब चेक करते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि डेथ हो गई है, फिर उसको उतारा जाता है। 30 मिनट्स वैसे है, लेकिन वो डेथ पहले हो जाती है। डेथ तो पहले ही हो जाती है। कभी रस्सा टूट गया हो? रस्सा भी टूट जाते हैं सर, टूट जाते हैं? जी, एक्स्ट्रा हम रस्सा एक एक्स्ट्रा बांधते हैं। और किसी का वजन कम है, किसी का ज़्यादा, अगर ज़्यादा वजन हो तो आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि इसके लिए रस्सा ज़्यादा मजबूत चाहिए? क्या करते हैं? रस्सा सर एक ही होता है। हाँ। सिर्फ वजन का हिसाब होता है तो वेट का। पिछले दिन ना, जिस दिन आज फर्ज करें एग्जीक्यूशन है ना, तो उससे पिछले दिन रोप टेस्ट होता है। ठीक है। बंदे का वजन फर्ज करें 100 किलो है ना, तो 100 किलो से ज़्यादा वजन बोरी में डाल के उसको रस्से के साथ फेंक के टेस्ट किया जाता है पिछले दिन। अच्छा। उसके ऊपर फिर अगर वो ओके है तो फिर सुपरिटेंडेंट जेल के दस्तखत होते हैं, रस्से को महफूज कर लिया जाता है, अगले दिन सुबह फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बंदे के वजन से ज़्यादा वजन के साथ उसका टेस्ट पिछले दिन कर लिया जाता है। वाह। और 2 रस्सों का करते हैं। अगर एक एग्जीक्यूशन एक बंदे की है तो 2 रस्से हम टेस्ट करते हैं। कभी ऐसे हुआ हो कि रस्से दोनों ही टूट गए हों? नहीं, मेरे देखने में तो ऐसा ऐसे नहीं नहीं हुआ। है। नहीं। कभी रस्सा टूटा है? जी बिल्कुल टूटा है। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में मेरी पोस्टिंग थी। हाँ। वहाँ पे रस्सा टूट गया था। फिर? तो उसके बाद ज़ाहिर नीचे गिर गया वो बंदा। हाँ। तो उस पर फिर उसको ज़ाहिर एक झटका तो लग गया था। हाँ। तो हमने उसको उठाया तो उसने यही कहा था कि यार है कि कर दे फिर दे हो ना। हाँ। जिस तरह होता है तो हमने कहा यार ज़ाहिर है कि उसको तसल्ली दी, ज़ाहिर हमने उसको हैंग तो करना है। हाँ। क्योंकि उसको टिल हैंग डेथ तक है उसका। हाँ। तो ज़ाहिर उसको दोबारा लेके गए हैं। दूसरे रस्से का मकसद भी यही होता है कि एक अगर रस्सा टूट जाए तो दूसरा इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसको ज़ाहिर है हैंग किया उसको, और हैंग करने के बाद उसकी डेथ होगी। कभी ऐसे हुआ हो, आए हों
आके उन्होंने रस्से को चूमा हो, नारे लगाए हों, बड़े जोशो खरोश से आए हों कि जी हम तो पता नहीं शहीद हो गए हैं और हम जन्नत में जा रहे हैं, कभी ऐसा वाकया हुआ? नहीं, ऐसे मेरी सर्विस में तो ऐसा नहीं हुआ। जो भी आता है वो लड़खड़ाता हुआ ही आता है। 2 सिपाहियों ने पकड़ा होता है, उसको सपोर्ट दी होती है, तो ऐसे ही आता है। कोई नारे शारे मैंने नहीं अभी तक सीखे। आखिरी रात इनकी कैसी गुजरती है? क्या उस दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं सजाए मौत के कैदी? आपको एक मैं दिलचस्प बात सुनाता हूँ। सेंट्रल जेल मुल्तान मेरी पोस्टिंग थी, तो सुबह एग्जीक्यूशन थी बंदे की। रात को लेट नाइट में 1:30-2 बजे सरप्राइज़ विज़िट करने वैसे ही जेल पे आया। चक्कर लगाते लगाते मैं उसके जो सेल जिसमें वो था वहाँ पे भी चला गया। गहरी नींद सो रहा था। अच्छा, पुरसकून खराटे मार के सो रहा था। हाँ। मैं खड़ा काफ़ी देर देखता रहा। मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि इस बंदे को पता है कि अब से 2 घंटे बाद मैंने मर जाना है, फांसी हो जानी है, तो ये ऐसे सुकून से कैसे सो रहा है? मतलब बताने का मकसद ये है कि वो शायद ज़हनी तौर पर पहले से तैयार था उस चीज़ के लिए। ये तो वो हो गया कि जो इतना मुतमईन था। और जो डरे हुए लोग होते हैं उनकी क्या कैफियत होती है? ज़्यादातर जो मैंने देखा है कुरान पाक की तिलावत ही कर रहे होते हैं, नफल पढ़ रहे होते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं अपने गुनाहों की। ज़्यादातर इसी तरह ही होता है। आप इनसे आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं? आखिरी ख्वाहिश की लास्ट विल रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली मजिस्ट्रेट आते हैं। वो उनका जो लास्ट विल होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। वो जो लास्ट विल होती है, आखिरी ख्वाहिश, वो क्या होती है? ज़्यादा वो नॉर्मली यही होती है अपने बुरसा को कि बदला नहीं लेना, सुलह सफाई से रहना है, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, या अगर कोई चीज़, कोई मतलब गाड़ी है या कोई प्रॉपर्टी है या उसके मुतल्लिक वो कोई देंगे जी कि ये फ़लाँ को दे देना, या अपनी माँ की फर्माबरदारी करना, अपने चचा की फर्माबरदारी करना, इस तरह की बातें होती हैं। अगर आखिरी वक्त पे जो मुद्दई अगर मौजूद हों और उनका दिल नरम पड़ जाए और वो कहें हम माफ़ कर रहे हैं, तो रोक देंगे, तो फांसी रुक जाएगी। साथ में स्ट्रेट होता है। अच्छा, सहीन जई साहब का नुमाइंदा साथ होता है, हाँ। तो वो फौरी तौर पे उसका बयान काट करके एग्जीक्यूशन स्टाफ मतलब अगर मुद्दई साथ भी है ना जी, कोई एक ही कह देता है साथ में से, तो हम फिर भी रोक देते हैं। अच्छा, आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? कोई जो बात इसने की है कि वो एक प्रोसेस है। हमने तो कोर्ट ने उसको गिल्टी समझा है, सज़ा दी है, हमने उस पर अमल दरामद करवाना है। बाकी ज़ाहिर है वो इंसान तो है, अफसोस एक दुख तो होता ही है। जो जल्लाद होता है जी इसकी कोई ख़ास खुराक होती है? जी, खुराक तो यही है जो हम खुराक है, हाँ, तो खुराक यही खा रहे हैं बस। बड़ा को ताकतवर को, बड़े को मजबूत होते हैं आप? आपके सामने ही है, हाँ। कितने मजबूत है। पंजाब में कितने जल्लाद हैं सर? मेरे ख्याल में 3 है। जी 3 है। और दूसरी जेलों में फांसी के लिए भी आप जाते हैं? जी हम जाते हैं। क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं साथ? वहाँ हमारा रस्सा होता है, इंची टेप होती है, टारज होती है, हाँ। ये सारा सामान होता है हमारा। और ये इंची टेप और टॉर्च को क्या करते वो हैं? कद नापना होता है ना, बस वो रस्सा बांधना होता है। अच्छा, जी रस्सा बांधने की कोई ख़ास टेक्निक होती है? जी, वो हमें सिखाया जाता है। सुबह सुबह ही क्यों दी जाती है फांसी सर? इसमें इसकी कई रीज़न्स हैं। एक तो मतलब रिलीजियसली हमारा एक बिलीफ है कि वो टाइम जो है वो एक अमन का और सलामती का और पुरसुकून टाइम होता है। फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि उस वक्त ज़्यादातर लोग चूँकि सो रहे होते हैं, किसी नक्शे अमन का या कोई इस तरह का उसमें खदशा नहीं होता। यही रीज़न्स हैं, इसके अलावा तो कोई ख़ास और नहीं है। नहीं। जैसे ये तारा मसीह का नवासा है, जी, तो इसी फैमिली के लोगों को ही जल्लाद के तौर पे क्यों लिया जाता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जो इसके साथ के बाकी के जो 2 हैं वो लहदा खानदान, वो अलहदा ख़ानदान से हाँ। हैं, वो और ख़ानदान से हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है चूँकि इसका नाना वो रहे हैं, फिर इसके फादर रहे होंगे, फिर उसके बाद ये आ गया, इसने अप्लाई किया, तो ज़्यादा सूटेबल समझा गया कि फैमिली के अंदर वो एक चीज़ ये चल रही है, बाप दादा से, नाना से इसने सीखा होगा। इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं। कोई ऐसी लाजमी नहीं है कि इसी की फैमिली, इसके बाद इसके बेटे नहीं आना है, ये ज़रूरी नहीं है। आपके नाना ने किसको फांसी दी थी? भुट्टो को। भुट्टो साहब को। जी, पिंडी जेल पे। और आप अब तक किस किस को दे चुके हो? को मशहूर शख्सियत किसको आप? जैनब केस वाले को। हाँ, जैनब केस वाले को फांसी आपने दी? जी, कसूर वाले को। कभी रात को ख्वाबों में ये लोग आए? नहीं सर, हमारी ड्यूटी है, हमें क्यों आना है। फांसी के वक्त और यहाँ पे कौन कौन मौजूद होता है? सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और सिक्योरिटी के लिए चंद एक हमारे मुलाजिम।
डेथ सेल का दौरा भी किया और सजाए मौत के कैदियों से गुफ्तगू की। इस वक्त सर हम डेथ सेल में हैं। ये डेथ सेल्स हैं। हाँ, और ये सारे हमारे सराउंडिंग में ये डेथ सेल डेथ सेल से मुराद ये है कि इसमें हैं अनकन्फर्म्ड कंडेम्ड प्रिजनर्स जिन्हें ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत हो गई है बट जिनकी अपील अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है। उन्हें हम कहते हैं UCCP, ये वो हैं। और यहाँ पर जो आम तौर पे तासुर पाया जाता है कि वो एक काल कोठड़ी होती है, एक चक्की होती है, ऐसा कुछ नहीं ऐसे है। अंधेरा सा कमरा होता है, तो क्या ये वैसे कमरे हैं जी? ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देख रहे हैं जी। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ओपन आम एक सेल जिस तरह ये होते हैं उस तरह हवादार हैं। सारा दिन ये लोग खुले हैं इस कंपाउंड में। ये आप देख रहे हैं कि बैडमिंटन का नेट लगा हुआ है, यहाँ बैडमिंटन खेलते हैं, घूमते फिरते हैं इधर। PCO की फैसिलिटी मौजूद है, कॉल भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी मौजूद है, मस्जिद है, नमाज पढ़ सकते हैं, आपस में एक दूसरे से गप्पे मार सकते हैं, ये मौजूद है सारा। अच्छा, ये जो है ये इनके बर्तन है, ये इनका सामान है। जी जी, ये अपना सामान ला सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। और ये है डेथ सेल जी। जी जी, यहाँ पे अब इस वक्त 3 कैदी हैं। जी जी। और ये यहाँ पे कंफर्टेबली सोल बहुत आराम से। क्या नाम है आपका? अली हुसैन अनायत। अली हुसैन अनायत। अनायत। अली, कितने अरसे से हो यहाँ पे? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। और किस जुर्म में आए थे? 302। 302 में क्या किया था? सर जी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं किया था, तो फिर कैसे आ गए? सर जी वो नाजायज़ ही आ गए। कितनी सज़ा हुई है? CPU है। सज़ाए मौत है जी सर। और यहाँ पे आपको सहूलियात की क्या सिचुएशन है? ठीक है सर जी। ठीक है। खाना कैसा मिलता है? ठीक है, अच्छा खाना। अच्छा खाना मिलता है? सर। तीनों टाइम मिलता है? जी सर जी। क्या करते थे इससे पहले आने से? सर जी वो पढ़ता था। क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम यही दूंगा कि बस बुरे काम नहीं करने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जेल में कैदियों के नफ्सियाती इलाज के लिए तैनात माहिरीन नफ्सियात से गुफ्तगू भी हुई। इनका इंट्रोडक्शन करवाएं ना जी। ये दोनों बच्चियाँ यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी मेन ड्यूटी ये है कि जैसे ही कोई इनमेट जेल के अंदर आता है तो इन्होंने उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, उसके बाद प्रोफाइलिंग करनी है। बाकी ये आपको खुद बताती हैं कि किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। बेसिकली एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा रोल ये है कि हमने जो भी नया इंडिविजुअल इनमेट्स यहाँ पर आ रहे हैं तो हमने उसकी से पहले असेसमेंट यानी कि स्क्रीनिंग करनी है। हर कैदी की करते हाँ, हैं? हर कैदी की हमने स्क्रीनिंग करनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम स्क्रीन आउट करते हैं वो है रिस्क असेसमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट में 2 चीज़ होती हैं, हार्म टू सेल्फ और हार्म टू अदर। और इसके अलावा मेन जो हमारा गोल होता है कि हम देखें कि कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एंजाइटी सिम्टम्स, कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स या कोई एडजस्टमेंट रेलिवेंट प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। तो अगर कोई ऐसा हमें आइडेंटिफाई होता है तो पहले तो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना हर इंडिविजुअल की, फिर उसके बाद जो हमें आइडेंटिफाइड हो जाते हैं विद प्रॉब्लम तो उनके हम डिटेल असेसमेंट्स करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्म B। उसमें हम डिटेल असेसमेंट करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर हम देखते हैं कि अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है, किस तरह की काउंसलिंग सर्विस उनको हमने प्रोवाइड करनी है। तो ये बेसिक हमारा टास्क है, जो हमारे गोल्स हैं। और ये आपको कैसे पता चलता है कि ये खुद को नुकसान पहुंचा लेगा या ये दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा? इसकी आप असेसमेंट कैसे अच्छा, बेसिकली किसी भी जैसे मेडिकल के डॉक्टर्स भी हैं या फिर कोई भी चीज़ हमें प्रीवियस हिस्ट्री बता रही होती है। अगर हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देख रहे हैं कि उसमें उसने किसी को ऐसे हार्म मतलब खुद को अगर कट्स लगाए हुए हैं तो ये हमें बता रहा है कि उसकी पुअर डिस्ट्रेस टॉलरेंस है। डिस्ट्रेस टॉलरेंस के कोई भी इमोशन है, एक्सट्रीम इमोशन है, उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वो अपने आप को हार्म पहुँचा रहा है। इसके अलावा अगर कोई अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर हमें पता चल रहा है कोई स्किज़ोफ्रेनिया या फिर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे होते हैं, तो हमें पता है कि उनकी इटियोलॉजी में है कि वो उनमें टेंडेंसी है हार्म टू अदर या हार्म टू सेल्फ। कुछ ये भी होता है कि ड्रग्स है ना, कुछ ड्रग्स हैं जिस तरह आइस अगर कोई लेता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका इस तरह के साइकोसिस या इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होंगे कि उनको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी या उनको कुछ नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक किस्म का ड्रग लेता है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, फिर उसकी बेसिस पे हम उनको फॉर्म B करते हैं। उसके अलावा फॉर्म C भी है जो हमारा एक बहुत ही
डिटेल्ड है, जिसमें हम लोग साइकोलॉजिकल, एंजाइटी और स्किज़ोफ्रेनिक सब सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो बेसिकली हम उन पे करते हैं जिनको सज़ा सुना दी गई है, UCCP या जो कंडेम्ड प्रिजनर्स हैं उन पर हम लोग कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारा जो सारा स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है माशाल्लाह, सब में साइको एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो खुद भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसको प्रॉब्लम है। और आसपास के जो कैदी भी होते हैं ना बैरक्स में, वो भी बता देते हैं कि हमारा ये दोस्त है, ये आजकल बहुत चुप चुप बैठ रहा है, इसने अचानक से रोना शुरू कर दिया है या बातचीत कम कर दी है, तो वो भी आइडेंटिफाई करके तो वो हमारे पास ले आते। अब देखिए ना, एक आया यहाँ पे मुजरम जी और वो तो वहाँ पे मंशियात इस्तेमाल करता था बहुत ज़्यादा, तो अब यहाँ पे तो उसको ड्रग्स नहीं मिल सकती हैं। बिल्कुल। यहाँ पे फिर उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसको कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, सबसे पहले ना जो ड्रग्स होती है ना, उनकी बायोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। 2 तरह की डिपेंडेंस होती है हमारी ड्रग्स पे, एक होती है बायोलॉजिकल और एक होती है साइकोलॉजिकल। तो सबसे पहले हम उसे रेफ़र करते हैं मेडिकल ऑफिसर के पास। डिटॉक्सिफिकेशन का ट्रीटमेंट होता है विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। तो जब एक अरसा तक वो ड्रग्स नहीं ले रहे और साथ उनको मेडिकेशंस दी जा रही हैं, तो वो उनकी ड्रग्स के जो इफेक्ट है ना उसको कम करती है या ख़त्म करती है। साथ एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा रोल होता है कि हम उसको इस तरफ गाइडेंस लेके चलें कि फ़र्दर आपने अगर जेल से बाहर जा रहे हैं तो आपने मंशियात का इस्तेमाल किस तरह अपने आप को रोकना है, जैसे असर्टिवनेस ट्रेनिंग होती है। आप कहती हैं कि कुछ मुजरम होते हैं जो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ दूसरों को, तो यहाँ पे जो कातल आते हैं तो वो तो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब देखें, हर चीज़ का कोई मोटिव होता है। जैसे अगर कोई आए तो किसी ने दुश्मनी में कोई कत्ल किया होता है या फिर सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया। यहाँ तो वैसे ही आपके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे आप दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो तो दहशतगर्द जो होते हैं उनके लिए तो ऐसा कोई मोटिव नहीं ना यहाँ पे, वो तो उन्हें तो गुस्सा है, उन्होंने तो उस पर निकाल देना है। फिर होता है कि जैसे एक केस होता है 13/20/65, वो होता है कि उन्होंने इलीगल वेपन रखा होता है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि अगर किसी ने इलीगल वेपन रखा हुआ है तो उसमें एग्रेसिव टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती हैं, इसीलिए उसने रखा हुआ है। जेल में मौजूद सैलून भी दिखाया। बाल कटवाने की फैसिलिटी मौजूद है और ये असीरान ही हैं जो कर रहे हैं, और फिर ये आगे मज़ीद लोगों को ट्रेंड भी कर रहे हैं, ट्रेन भी करते हैं। ये आप समझ लें कि एक ट्रेनिंग बार्बर शॉप है। हाँ। इसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि बाहर जाके फिर वो बेरोज़गारी की वजह से दोबारा कोई जुर्म करने की बजाय अपना रोज़गार चला सके। क्या नाम है आपका? अली रज़ा साहब। अली रज़ा। हाँ जी। आप यहाँ पे बाल कटवाने आए हैं या काटते हैं? कारीगर हैं सर। कारीगर हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने अरसे से हैं यहाँ पे? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। हाँ जी। और किस जुर्म में आए थे? 302 में। 302 में आए थे? हाँ जी। क्या हो गया था? कत्ल हुआ था। और कितनी सज़ा आपको मिली हुई है? 25 साल। 25 साल। हाँ जी। और ये पहले आप ये काम जानते थे? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰ। क्यों? ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੁੰਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਡਰ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। इसका आपको क्या फ़ायदा होता है? इस बाल काटते हैं, मशक्क़त करते हैं अपनी। हाँ। नाले हुंडर सीखिया इत्थे। जेल में कैदियों के लिए लाइब्रेरी की सहूलत भी मौजूद है। इसमें से कोई भी असीर अपनी मर्ज़ी से अपने पढ़ने के लिए किताब ले सकता है। हाँ। और हर टॉपिक पे यहाँ पे किताबें मौजूद हैं, तारीख़ पे, मजहबी किताबें, लेकिन हम इसमें ये इंश्योर करते हैं कि कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल किताब ना हो। हाँ। कोई फ़िरका वारियत वाली उसमें बात ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिस पे लोगों का मतलब आपस में इख्तलाफ हो, ऐसी बात ना हो। बाकी नावल भी हैं, आप देख रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, हर तरह की किताबें मौजूद हैं पढ़ने की। यहाँ पे बैठ के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ने की सहूलत नहीं है? आप उधर अपने बैरक में ले जाकर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बैठ के पढ़ने का रुझान अमूमन यहाँ पे कम होता है। लोग अपनी बैरक में ले जाते हैं, वहाँ पे अपने टाइम तो गुजरता नहीं। यहाँ पे कौन सा उनके पास इंटरनेट है जहाँ पे उन्होंने सर्फिंग करनी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर कोई किताबें अपनी बाहर से मंगवाना चाहे, वो कहे कि नहीं ये मेरे मतलब की किताबें नहीं है, मैंने फलां किताब पढ़नी है, तो वो ला सकता है? वो हमें बताएगा, फिर हम देखेंगे कि क्या ये किताब अंदर लाई जा सकती है, ये कोई कंट्रोवर्शियल या कोई इस तरह मुतनाज़िया किस्म की इसमें चीज़ नहीं है, तो फिर ठीक। कैदियों के लिए जेल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट
जिम भी है जहां मुख्तलिफ शिफ्ट्स में एक्सरसाइज की सहूलत मौजूद है। ये फिटनेस क्लब जी हमारा, वाह। ये शेफ्स ने बनाया है, कमाल है। ये शेफ्स ने बनाया है और ये फैसिलिटी इन सब के लिए है जो करना चाहे। और देखें आप, मेरा ख्याल है इस तरह का अच्छा जिम तो अच्छी अच्छी जगहों पे भी आपको नज़र नहीं आता। और शेफ्स के जिम में जाने के लिए लोगों को बड़ी फीसें देनी पड़ती हैं, या थोड़ा सा जुर्म करें और यहाँ आके जिम कर लें। हाँ जी, ये देखें ना, इन्होंने फिटनेस बनाई हुई है। आप ट्रेनर हैं या कैदी हैं? मैं कैदी हूँ। कैदी हैं। और आपकी यूनिफॉर्म तो कैदियों वाली नहीं है सर, वो जिम के लिए ही पहनते हैं। जिम के लिए वो अच्छा, ये किट करके फिर करते हैं। और नाम क्या आपका? मोहम्मद नुमान। नुमान साहब, कितने अरसे से हैं? मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ। 8 साल से हैं? आपकी तो उम्र भी बड़ी छोटी सी है। जी सर। किस जुर्म में आए थे? 302 में। 302 में आए थे? बाय चांस हो गया था। हाँ। इंटेंशनली नहीं था। अच्छा, बाय चांस था। और कितनी सजा है आपकी? मेरी अब 14 साल है। 14 साल है, उसमें से 8 साल आपके काट गए हैं। जी। तो इसके अलावा भी कोई और भी आप काम करते हैं यहाँ पे जिसकी वजह से आपकी कोई सजा कम हो जाए? जी सर। क्या तालीम भी हासिल की है यहाँ पे ना। पहले क्या तालीम थी पहले आपकी? मेरी बाहर ग्रेजुएशन थी। हाँ। और अब यहाँ पे मेरी MA है। MA है? जी सर। किस में कर रहे हैं मास्टर डिग्री? MA पॉलिटिकल साइंस में किया। कर रही है। कर लिया है? कर लिया। कैसे करते हैं? भाई एग्ज़ाम होते हैं, एडमिशन भिजवाते हैं यहाँ से। बुक्स इनको प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ। टीचर भी प्रोवाइड कर देते हैं जो पहले से कोई MA होगा, अगर ज़रूरत महसूस करें। अगर खुद पढ़ सकें तो खुद अपनी तैयारी करके जब इम्तिहान का टाइम आता है दाखिला जमा करवाते हैं। सेंटर यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इम्तिहान में अपीयर होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, कोऑपरेट किया जाता है, सहूलतें बहुत में दी जाती हैं ताकि हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अगर आपने ये जो MA कर लिया, इसकी वजह से आपको कोई सजा में रियायत होती है? जी सर, सजा में कमी होती है। अच्छा, ये जो मोहसिन साहब होता है कि जो ग्रेजुएट है उसके लिए कोई उनको B क्लास की फैसिलिटी होती है, इसमें क्या हकायक क्या है? मतलब रूल्स के अंदर ऐसा है, एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन उसमें फिर हम देखते हैं स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो, उसके अकॉर्डिंगली फिर उस चीज़ को देखा जाता है। मोहसिन साहब, जैसे अब ये डंबल है जी, इसका अगर कोई मिस यूज़ कर दे, खुदा ना खास्ता को हादसा हो जाए, तो उसका क्या हमारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है और जितना टाइम भी ये जिम का मतलब ये होगा, वो सेशन होगा, वो यहाँ पे मौजूद होगा इनको देखने के लिए। इस किस्म की कोई ना कभी कोई हुआ है ऐसा, और ना ही मेरा ख्याल है ऐसा कोई चांस है, क्योंकि ये हर वक्त मॉनिटर हो रहे होते हैं। कैदियों के लिए क्या ये उनकी अपनी विल है कि वो जब चाहें जिम आ सकते हैं, या उनकी टाइमिंग फिक्स है? यहाँ पे जी, यहाँ पे बाकायदा सेशंस है, उसमें 3 से 4 सेशंस हैं, उसमें तादाद है, इनकी एनरोलमेंट होती है बाकायदा तौर पे। उस सेशंस के हवाले से इनको लाइंस में इकट्ठा करके लेके आया जाता है। जब एक सेशन कंप्लीट होता है उनको वापस ले जाया जाता है, उसके बाद नया सेशन आता है। इस तरह 3 से 4 सेशंस हैं, और जो भी विलिंग है, जो करना चाहता है तो वो आके कर सकता है। और एक सेशन कितनी देर का होता है? आधे घंटे का यहाँ पे एक सेशन। क्या नाम है आपका? आसिफ जी, मीर मोहम्मद आसिफ। मीर मोहम्मद आसिफ जी जी, माशाल्लाह। आसिफ भाई, किस जुर्म में आए हैं? 302 में जी। 302 में आए हैं? जी जी। क्या हो गया था? बाई चांस सर। अच्छा जी सर। और कितनी आपको सजा हुई? 25 जी। 25 साल। जी जी। और कितना अरसा गुजर गया? सर ऑलमोस्ट कुछ 6 साल गुजर चुके हैं। अच्छा जी सर। कैसे दिन गुजरते हैं यहाँ पे? बस सर दिन कैसे गुजरने, बस ऐसे यूँ समझ लीजिए कि इबादत इलाही, कुछ अपने आप को बिजी रख के टाइम को स्पेंड करते हैं जी। और वो आज अफसोस होता है कि मैंने गलती क्यों की थी? डेफिनेटली सर, वो तो है। यहाँ पे आप कोई और मुशक्क़त वगैरह भी करते हैं? मैं यहाँ पर साथ ट्रेनिंग भी करवाता हूँ जिम में, साथ खुद भी करता हूँ गेम सर। अच्छा, ट्रेनर है, ट्रेनर भी है। ट्रेनर है। और आपको कोई इसका एक्सपीरियंस था? सर ऑलरेडी सर बाहर था, दुनियादारी पे मैं करता रहा, मेरे पास जिम था सर दुनियादारी में भी जी सर। अच्छा। जेल में कैदियों को कालीन बुनने, फर्नीचर और टाइल्स बनाने की तरबियत भी दी जाती है। क्या नाम है आपका? इजाज़। इजाज़ साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? शेखपुरा के। यहाँ कितने अरसे से हैं? ये 15 साल से। 15 साल से हैं यहाँ पे? और किस जुर्म में आए थे? 302 में। 302 में? जी। क्या हो गया था? बस वैसे झगड़ा हो गया था। हाँ, गुस्सा आ गया था? जी। आज वो याद आता है लम्हा कि यार क्यों गुस्सा कर लिया था? हाँ जी, क्यों नहीं। 15 साल कैसे गुजरे? बस अजियत में ही गुजरे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा।
घर वालों से दूर रहकर हाँ बहुत ज़्यादा अजियत, माँ बाप भी चले गए, हाँ, रिश्तेदार भी वैसे ही, हर साथ छूट गया। क्या पैगाम देंगे जो देख रहे हैं उनको? यही कहेंगे कि अपना अमन जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। गुस्सा जो आता है ना हाँ वो हराम है, उस पे काबू अगर कर लेगा इंसान हाँ। तो बेहतर रहेगा। क्या करते थे यहाँ आने से पहले? मैं हौजरी का काम करता। और कितनी उम्र थी जब ये हुआ था? मैं 26 साल का। अब कितनी उम्र है? मेरी 42 साल उम्र है। और कितने साल की सज़ा हुई है? 25 साल। 25 सजाए साल। मौत था पहले, हाँ। पे सजाए मौत से टूटी है तो 25 होगी। तो और ये जो है कालीन बाफ़ी की तरफ कैसे आए? कलीन अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, वैसे भी चलो गवर्नमेंट की तरफ से भी मशक्क़त है। हाँ मशक्क़त भी है, मशक्क़त भी करते हैं। हाँ। इसीलिए अपने आप को मसरूफ़ भी रखते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी ना हो, अपनी मेहनत करें। हाँ। ये जी हमारा फर्नीचर का शेड है, यहाँ पे फर्नीचर का काम होता है। वाह। और सबसे अच्छी बेहतरीन वुड इस्तेमाल होती है जी। फिर बड़े एक्सपर्ट हैं यहाँ पे जो कारीगर हैं, मशीनरी सारी अवेलेबल है। यहाँ पे ये फर्नीचर तैयार करते हैं, ऑर्डर पे भी तैयार करते हैं। ऑर्डर पे भी करते हैं? ऑर्डर पे कैसे करते हैं? मतलब कोई भी सरकारी अदारा है, कोई इवन प्राइवेट भी, वो फर्नीचर तैयार करवाना चाहें तो वो हमें ऑर्डर देते हैं, हम उनको तैयार करके देते हैं। मार्केट रेट पे या उससे कम? रेट्स हमारे मार्केट की निस्बत बेहतर हैं, मुनासिब हैं, बेहतर हैं, मार्केट से कम है। लेकिन जो वुड हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये मार्केट में इस्तेमाल नहीं होती। ये आपकी अपनी वुड होती है या ये खरीदते हैं मार्केट से? दोनों चीज़ें होती हैं, अपनी भी होती है और मार्केट से परचेज भी करते हैं। मोस्टली हम जो बहावलपुर है फॉरेस्ट लाल सोहान का, वहाँ से हम परचेज करते हैं। वाह। यहाँ से छांगा मांगा से भी लेते हैं। जी जी, ये बेसिकली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं सर, ये लीज पे लिया गया। ठीक है। तो इसमें ये जो कारीगर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको 1000 रुपीज़ पर डे दे रहे हैं। उसके अलावा जो उनके हेल्पर हैं उनको 500 पर डे दे रहे हैं। वाह। ये लीज आउट हुआ है। ये तो बड़ी सहूलत होगी इन जी, कैदियों के लिए। जी, इनको पैसे मिलते हैं। और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑर्डर लेके आता है और फिर यहाँ पे तैयार किया जाता है। कोई सरकारी किसी इदारे का अगर ऑर्डर आएगा तो हम वो भी उसको भी तैयार कर सकते हैं। हाँ जी जी, इसमें ये भी आप देख रहे हैं ये खाली है, लेकिन कुछ देर पहले, कुछ अर्सा पहले इसमें ये जो पंजाब की जो स्पेशल ब्रांच के जितना फर्नीचर है वो यहाँ से तैयार हुआ है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। कितनी उम्र है? सर मेरी 27 साल। 27 साल है? जी सर। कितने अरसे से हैं यहाँ? सर यहाँ भी 8 साल से। 8 साल से हैं? जी सर। यानी 19 साल की उम्र में आ गए? जी सर। क्या हुआ था? सर दोस्त की वजह से लड़ाई हुई थी, वो 2 बंदे मार गए थे। ओए होए। तो आप 302 में हैं? जी सर। अच्छा, तो कितनी सज़ा हुई आपको? सर 25 साल। 25 साल उम्र कैद? जी। और कितनी उसमें से 8 साल निकल गए? जी सर। तो क्या महसूस करते हैं आज? सर पछतावा होता है जिंदगी का। क्या था उस वक्त? इश्तियाल आ गया था, गुस्सा आ गया? उस टाइम सर जज्बाती हो के बस गलती होगी। यहाँ पे क्या सीख रहे हैं आप? सर यहाँ पे काम सीख रहे हैं, ये हमारे जो अफसरान हैं इनकी बहुत बहुत शुक्रिया कि एक तो हमें पे मिलती है, उसके बाद हम बाहर जाके सर काम कर सकेंगे, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सर पहले वहाँ पे क्या करते थे? सर बाहर स्टडी करता था मैं 9th क्लास में। अच्छा जी। और अब जाके अपना शोरूम बनाएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह सर। ये जी हमारा टफ टाइल का यूनिट है। यहाँ पे टफ टाइल तैयार की जाती है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये बनी हुई है, टफ टाइल पड़ी है। पूरा ये यूनिट यहाँ पे लगाया गया है और ये पंजाब में बहुत सारी जगहों पे लगाया गया है। अच्छा। ठीक है? इसको हम मार्केट भी करते हैं, सेल भी करते हैं, हमारे अपनी जेलों में भी ये इस्तेमाल होती है और क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी टफ टाइल। हमें ऑर्डर मिला है 1 लाख टफ टाइल का और अभी वो तैयार हो रही है और उसके अलावा भी बहुत सारे और ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर हम अपनी जेलों पे भी ये इस्तेमाल करते हैं, दूसरी जेलों को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भी प्रोवाइड करते हैं और ये क्वालिटी और स्ट्रेंथ के तमाम स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें खुद ही कर रहे हैं तो आप तो बहुत जल्दी जो है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे चल जाएंगे होपफुली। क्या नाम है आपका? असद। कितना अरसा हो गया यहाँ आए हुए? 2 महीने। 2 महीने हुए, अभी ताज़े ही आए हैं। तो किस जुर्म में आए हैं? 9C में। 9C में? मंशियात में? 9C 1 kg से ज़्यादा मंशियात। ओहो, क्या करते थे उस मंशियात का? नहीं जी कुछ भी नहीं करता था, बस हाँ मुगालते में गलती से हो गया।
अच्छा, आज अफसोस होता है? जी जाहिर बात है। अभी तो आप नए नए हैं जी। क्या आजकल आप सोचते क्या हैं? सोचते यही है जी, बाहर जाके क्या करना। हाँ नमाज पढ़ते हैं, हाँ। अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? एक बेटा मेरा मीडिया में, 2 बेटियां मेरी। हाँ, ये टफ टाइल्स बनाने की तरफ कैसे आए? बस जी हमारी मशक्क़त होती है, तो जहाँ पे भी हम मशक्क़त डालें हम वहाँ करते हैं। हाँ। और सज़ा कितनी हुई आपको? 25 साल। 25 साल की। जेल में कैदियों की दीनी तालीम के लिए मदरसा भी मौजूद है। ये जी हिफ्ज़ क्लास है, इसमें जो असीरान कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहें वो यहाँ पे हिफ्ज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर इनके उस्ताद हैं जो कि पहले से हाफ़िज़ कुरान है, वो इनको सिखाते हैं, याद करवाते हैं और माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग इसको कर रहे हैं। आएँ आपको बल्कि अंदर से भी दिखाते हैं। हाँ, और इसके लिए 2 साल रिमिशन है। अगर कोई सक्सेसफुली कुरान पाक पूरा मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेता है, उसके बाद उसका इम्तिहान पास कर लेता है, तो उसको 2 साल की सज़ा में कमी हो जाती है। कमाल है। ये माशाल्लाह सब लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी इमरान जावेद। इमरान साहब कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मुझे 4.25 साल हो गए। अच्छा, और किस जुर्म में आए हैं? मैं 302 में। 302 में आए थे? क्या हो गया था? मुझे मशवरे में सज़ा हुई है। अच्छा। अबैटमेंट में। अच्छा, एयानत जुर्म। अच्छा, एयानत जुर्म। तो कितनी सज़ा हुई है? 25 साल। कितनी चली गई? 4.5 साल। जी। और यहाँ दीन की तरफ कैसे रुझान हुआ? दीन की तरफ बस अल्लाह ताला की ज़ात ही हिदायत देती है बंदे के, तो कुछ वो उसमें नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने ये दिल में बात डाली। हाँ। तो ये दीन की तरफ जो है वो मैं आ गया हूँ, दीनी तालीम हासिल कर रहा हूँ। इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द इन रिलीजियस matters, so that's why I joined this platform. और कितने आपने हिफ्ज़ कर लिया इस पारे? अभी तकरीबन 4 कर लिए हैं। माशाल्लाह। यहाँ आने से पहले क्या करते थे आप? मैं लॉयर हूँ। अच्छा। कैदियों को वेल्डिंग और मोटर मैकेनिक का काम भी सिखाया जाता है। ये हमारा टैप्टा का सेटअप है जी। टैप्टा के ताउन से पंजाब की तमाम जेलों के अंदर मुख्तलिफ ट्रेड्स जो हैं, स्किल जो हैं, वो इन्हें सिखाई जा रही हैं। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब ये हमें ब्रीफ करेंगे मुख्तलिफ कोर्सेज़ के बारे में। जी सर, हमारे यहाँ पे 7 कोर्सेज चल रहे हैं, 2 फीमेल में और 5 मेल में। 5 मेल में एक वेल्डिंग है, होम अप्लाइंसेस है, मोटर वाइंडिंग है और इलेक्ट्रीशियन है, और फीमेल में हमारे ब्यूटिशियन है और फैशन डिज़ाइनिंग। और इसमें हमारे हर बैच में 25 स्टूडेंट इनरोलमेंट होती है। और 3 माह का ये कोर्स होता है सर। उसमें हमारा TTB एक ट्रेड बोर्ड है, वो स्पेशल आके आफ्टर 3 मंथ्स टेस्ट लेता है इनका, और वो बाहर से टीम हायर होती है। ठीक है। और इसमें इनका सारा स्किल टेस्ट होता है, और जितने भी हमारे छोटे छोटे बाहर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स ही जाके बना रहे हैं। ये वेल्डिंग के यहाँ बाहर से अभी एंटर हुई है, ये हमारे वेल्डिंग के सारे स्टूडेंट यहीं से निकल के वेल्डिंग का काम भी कर रहे हैं। ओवरऑल जेल का नीचे बैरिक्स में भी इलेक्ट्रीशियन के हमारे स्टूडेंट हैं। तो माशाल्लाह इनकी स्किल ग्रूम कर रही है। और फर्दर ये कितनी दिलचस्पी लेते हैं सर, ये जो इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि कैदी की मतलब सज़ा कितनी है। मोस्टली हमारे वो इसलिए दिलचस्पी लेते हैं कि यहाँ पे टाइम नहीं इनको होता कि क्या किया जाए। तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा लोग दिलचस्पी लेके, हमारे पास ऑलरेडी इनरोलमेंट हुए जो भी ट्रेड शुरू होने हैं सर। अच्छा। हाँ, मेरे पास अभी भी 2-3 पेज भरे पड़े हुए हैं। 50 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे एप्लीकेशन दी हुई है कि हमारे भी नाम एंटर करवाए। कोई आपके पास ऐसी स्टडी भी है कि ये लोग बाहर जाके बड़ा सक्सेसफुल हो गया, इन्होंने अपने काम किए हैं? सर, हमारा टैप्टा का एक सर्टिफिकेट हम इनको देते हैं, तो वो प्रिंटेड होके, इवन कि हमारे पास 2 एप्लीकेशन आई थी जो दुबई से आई थी, कि हम वहाँ पे मतलब रिहा होके वहाँ चले गए, तो हमें अपना सर्टिफिकेट दिया जाए। क्या नाम है आपका? इरफान ज़मान जी। इरफान ज़मान जी। सर। इरफान साहब कितने अरसे से यहाँ पे हैं? मैं 14 साल से। 14 साल से जी हैं? सर। आप तो बड़े पुराने बासी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है, इस्लाह की जगह है झील। अच्छा, आपका तो यहाँ पे खूब दिल लग गया होगा? दिल तो घर में लगता है, लेकिन अपना वक्त शराफत से गुजार रहा हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। किस जुर्म में आए थे? 302 में। 302 में आए? पछता रहा हूँ जी। हाय हाय। बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ, अल्लाह पाक माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसको कत्ल किया था? अपनी वाइफ को, बीवी को। ओए ज्यादती की मैंने जी।
बहुत बड़ी ज़्यादती की मैंने, क्योंकि एक कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है जी। बच्चे कितने? बच्चे नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं थे। शुरू में गुस्सा आ गया? शुरू में। क्या करते थे यहाँ आने से पहले? मैं ट्रैवलिंग एजेंसी में था जी। अच्छा जी। और अब यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? अब यहाँ पे मोटर वाइंडिंग की क्लास है, ये सीख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ और मज़ीद आगे साथ साथ सीख रहे हैं जी। ये वेल्डिंग किया जी? वेल्डिंग की क्लास है सर ये हमारी। इसमें भी उसी तरह 25 इनरोलमेंट है और इनके आफ्टर 3 मंथ्स एग्जाम्स हैं। और ये हमारी सर होम अप्लाइंसेस के टीचर हैं मोहम्मद यूसुफ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आप कैदी हैं या हायर हैं? नहीं, हायर हूँ मैं। अच्छा जी, आप एम्प्लॉई हैं? जी जी। आप यहाँ का हिस्सा नहीं हो? नहीं। आप घर चल जाते हैं या जी, घर चले जाते हैं? घर चले जाते हैं। अच्छा जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इनको पढ़ाने में? अच्छा एक्सपीरियंस है। 10 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे, तो मैं यहीं पे डिप्यूट हुआ था। हाँ। और यहाँ पे कैदी इंटरेस्ट भी लेते हैं और जो सीखना चाहते हैं वो अच्छे भी हैं। जो कुछ ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो बाहर भी यही काम करते हैं, वो फिर ये यहाँ उनको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और इसके अलावा उनका जो टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, बाहर सीखा होता है उन्होंने वर्कशॉप्स के अंदर। वहाँ पे उनको वो वैसे चीज़ें कुछ ऐसी नहीं बताते, क्लियर नहीं होती। यहाँ पे ये है कि इनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टेक्निकल जो इनको क्लियर हो जाती हैं। जी। और एक आम जो स्टूडेंट हैं जो आज़ाद हैं, जी जी, उनको पढ़ाने में और कैदियों को पढ़ाने में फ़र्क क्या आपने महसूस किया? जो बाहर कैदी, ये बेसिकली हमारा जो कोर्स है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। 90% इसमें प्रैक्टिकल है, 10% थ्योरी है। तो इनका जो माइंड है वो हमने इनको इनकी सिलेक्शन भी ऐसे ही करनी होती है जो कि टेक्निकली प्रैक्टिकली जो होते हैं ना, जो बाहर किसी भी फील्ड में को काम कर रहा होता है, हम प्रैक्टिकली फिर उसको अडॉप्ट करते हैं इनको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़ारूक। मोहम्मद फ़ारूक। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर नारोवाल। नारोवाल के हैं। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मुझे सर 7 महीने हो गए। 7 महीने हुए, अभी नए नए आए हैं? जी सर। अभी दिल तो नहीं लगा होगा यहाँ पे? बस अभी सर ख़त्म होने वाली है। ख़त्म होने वाली है? जी सर। कितनी सज़ा थी? मेरी सर 1 साल थी। 1 साल की जी थी? सर। वाह। तो किस जुर्म में आए थे? मैं सर आर्मी से आया था। अच्छा जी सर। तो क्या किया था? डिजर्टर थे? जी सर। डिजर्टर क्या चीज़ होती थी? मतलब गैर हाजिर हो गए। अच्छा, ठीक है। तो अब अफसोस होता है? जी सर। क्या अफसोस होता है? कि सर वो छुट्टी से नहीं था, लेट होना चाहिए इधर। फिर हाँ, जो एक रेगुलर नौकरी लगी थी सर, तो हाँ, इस चीज़ का है अफसोस। अब बाहर जाके क्या करेंगे? भी सर अच्छा काम तलाश करूँगा इंशाल्लाह। हाँ। जेल जो है इसके बारे में तो बड़ा ही एक हौलनाक खौफनाक किस्म का तासुर था, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं और ये जो इतनी खूबसूरती, ग्रीनरी, बड़ा वेल मेंटेन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, हमें यहाँ पे सारी ग्रीन बेल्ट, सब्ज़ा ये नज़र आ रहा है, तो इसने तो एकदम तासुर ही चेंज कर दिया यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर सोसाइटी में जनरली यही एक इम्प्रेशन होता है कि जेल महज एक अकूबत खाना है। हाँ। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब इस्लाह की तरफ ज़्यादा तवज्जो है और ये मेंटेनेंस और ये फूल, ये खूबसूरती जो आप देख रहे हैं, ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अदरवाइज़ इसको मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है। ये एक मुसलसल मेहनत, मुसलसल दिलचस्पी की वजह से मुमकिन हुआ है और इसका असीरान के माइंड पे, उनकी पर्सनैलिटी पे एक नहायत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि आप अंदर एंटर हुए, आपने इर्द गिर्द देखा, आपको एक अच्छी फीलिंग आई। हाँ। इसी तरह उनके लिए भी एक अच्छी फीलिंग है। उसकी बजाय यही उजड़ा हुआ होता, घास फूस सारी जली होती, बुरे हालत होती, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन आपके जहन में भी आना था। इसी तरह उन पे भी इसी का। ये गाड़ी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्पेशली जेलों में दी गई। इसका मकसद ये है कि चूँकि यहाँ पे जो असीरान के लवाहकीन मुलाकात के लिए आते हैं, वो मेन गेट से यहाँ जेल के मुलाकात शेड तक आने में काफ़ी ज़्यादा फासला है। उसमें बाज़ औक़ात बूढ़े भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, उनके लिए इतना चल के आना मुश्किल है।
तो इस सिलसिले में ये कदम उठाया गया ताकि उनको सहूलत के साथ वहाँ से लाया जा सके, मुलाकात करवा के फिर उनको वापस छोड़ा जा सके इस गाड़ी पे। ये अंदर जो मस्जिद है, मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन सब बैरकों के अंदर मस्जिदें हैं, वहीं पे असीरान अपनी नमाज अदा करते हैं और उसमें मतलब हर तरह की जो मजहबी आज़ादी है, क्रिश्चियन हैं यहाँ पे, दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, उनको अपने अपने मज़ाहब के मुताबिक अपने मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी है। जेल के अंदर कोई और जेल है? ये इसे हम एक्सटेंशन कहेंगे, जेल की एक्सटेंशन है। पहले जेल यहाँ तक होती थी, फिर जब जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ी, जेल की पॉपुलेशन में इजाफ़ा हुआ, उसको कैटर करने के लिए फिर नई बैरक्स बनाई गई, उसमें एक्सटेंशन की गई। ये उस एक्सटेंशन का हिस्सा है और जिस तरफ अब हम जा रहे हैं ये लेटेस्ट एक्सटेंशन आप इसे कह सकते हैं। 5 मल्टी स्टोरी बैरक्स वहाँ पे बनी हैं। पिछले ही दिनों ही होम सेक्रेटरी साहब ने और राना मनान साहब ने हमारे चेयरमैन टास्क फोर्स प्रिजन रिफॉर्म्स पे, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया। आईजी साहब भी मौजूद थे। तो अभी हम उन्हीं जो न्यू बैरक्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। जेल के अंदर हमें ये देखें इतनी ज्यादा दीवारें, बाहर एक बाउंड्री है तो सही, ये फिर उसके अंदर दीवारें हाँ, हैं, उसके अंदर ये एनक्लोजर वॉल है। ये ज़रूरी है, ये हर जगह पे होती हैं बैरक्स में। आप इसको कह सकते हैं कि ये सेफ्टी लेयर्स हैं। हाँ। एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है। जेल की नई बैरकों का भी दौरा किया। ये पांच मल्टी स्टोरी बैरक्स बनी हैं जी। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जिसमें बहुत सारे असीरान अब बंद किए जा सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन को देखते हुए ये वक्त की ज़रूरत थी। ये रिसेंटली मुकम्मल हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। राना मनान साहब हमारे चेयरमैन हैं चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स के, डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब हमारे काबिल एहतराम होम सेक्रेटरी साहब हैं। इन्होंने चंद रोज़ पहले ही इसका इफ्तिताह किया था 14 नवंबर 2025 को, और तब से यहाँ पे तमाम बैरक्स में असीरान बंद हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने 1400 ऑलमोस्ट जो इनमेट्स हैं वो इन 5 बैरक्स में हमने उन्हें रखा हुआ है। इससे पहले ये 1400 वो पुरानी जेल में ही थे। आप देखें कि ओवर क्राउडिंग में कितना फ़र्क पड़ा होगा कि वहाँ से 1400 निकल के अब इस तरफ आ गए हैं। आए आपको दिखाते हैं जी। डेवलप इसको बहुत हद तक कर लिया है, मज़ीद कर रहे हैं। कुछ अर्सा बाद अगर आपको इत्तेफाक होगा आने का तो ये लॉन आपको सरसब्ज नज़र आएगा। और इसके ऊपर जो करंट वाली तारें हैं, बिजली की तारें हैं, वो उसके अलावा हैं। अच्छा, साथ ये बाड़ है, खारदार ऊपर हमारी चेक पोस्ट है, टावर्स हैं, सिक्योरिटी टावर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। पहले तो ये जेल का दरवाज़ा सब दिखाएं और समझाएं ना। ये लॉक सिस्टम है इसका जी। और ये वाला तॉक फिर यहाँ पे लग जाता है। अच्छा, और ये डबल लॉक है, ऊपर से भी एक ऊपर से और एक नीचे से। एक इधर से होगा, एक इधर से होगा, ठीक हो गया। और फिर इनको ताले लग जाएंगे। इनको ताले लग जाएंगे। ये नई ये सेटअप है और ये तमाम जगहों पे इसी तरह से ही होगा। दीवारों पे टाइल 4 फुट तक और ये फर्श पे भी टाइल और एम्पल स्पेस है हर किसी के पास। वाह। आए आपको वॉशरूम भी दिखा दें। देखें जी, मैंने कहा था ना मेरे आपके घर में ऐसे वॉशरूम होंगे। वाह, ये तो हमारे मेजॉरिटी पब्लिक के पास ऐसे वॉशरूम नहीं है। और इतने साफ। हाँ जी, ये कोई आज हमारे लिए खास तौर पे साफ है या नॉर्मली होते हैं? इसी तरह ही साफ ही होते हैं। और ये दरवाजे की हाइट आधी रखने में क्या हिकमत होती है? ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे रूल्स के अंदर है, ताकि कोई बंदा कोई अपने आप को हैंग ना करे, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, उसको जरूरत पड़ने पर देखा जा सके। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल्स के अंदर है। बाकायदा अंदर वुजू खाना है, ये वुजू खाना है, वो सिंक है और ये नहाने वाले अलहदा हैं, टॉयलेट जो हैं वो अलहदा हैं। और नॉर्मली हमारा जो जेल का जो बैरक का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है, उसमें हम ये सोचते हैं कि बड़ी सी बैरक है, उसमें ऊंची छत है, एक पंखा लगा हुआ है, वो पुराना किसी को हवा आती है, किसी को नहीं आती है। वो पुराना सिस्टम था भाई। आप देखें ना, ये बाकायदा इनकी नंबरिंग हुई हुई है 1 2 3 4 5। ये इन्होंने ये जगह इनको अलॉट है, इन्होंने अपनी अपनी जगह पे रहना है और बड़े मतलब आसानी से ये तादाद भी खासी है। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद अहमद सर।
मोहम्मद अहमद। जी सर। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? सर मुझे 23 दिन हो गए सर यहाँ पे। अच्छा, जी अभी सर, जी सर, ताज़े ही हैं? जी सर, जस्ट अभी तो यहाँ दिल नहीं लगा होगा? नहीं सर, ठीक है माहौल ठीक है जी। माहौल ठीक है जी सर। किस जुर्म में आए हैं? सर चेक में आया हूँ सर। चेक में? गारंटी में जी, गारंटी चेक दिया था सर। अच्छा जी सर। और वो चेक बाउंस हो गया? जी सर, वो बाउंस। कितनी सजा हुई? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक सर बेल अंडर ट्रायल है सर, बेल लगी हुई। अच्छा, ये सारी जो बैरिक है ये अंडर? जी सर, अंडर ट्रायल है सर। इसीलिए भी आपकी वो अब अपने घर के कपड़ों में ही है? जी सर, अभी घर के कपड़े में। ठीक है जी सर। कैसा माहौल है यहाँ? ये ठीक है सर माहौल। जेल में आने से पहले जेल का तासुर क्या था सर? बहुत खौफ था सर जेल में। हाँ, खौफ बहुत ज़्यादा था। हाँ। भी जेल क्या होती है, लेकिन यहाँ आके पता चला भी ठीक है माहौल यहाँ पे। अच्छा जी सर। रहा जा सकता है? जी सर। खाना कैसा मिलता खाना ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। है? घर वालों से बात होती है? जी सर, मुलाकात आती है सर। पर्सनल बिलोंगिंग्स जो भी हैं, कपड़े, कोई खाने पीने की चीज़ें, कोई जूता, ऐनक, कोई चीज़ भी है, वो हर बंदे का अपना लॉकर है, उसको रख के लॉक कर लेता है ताकि वो सेफ रहे। वाह। आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर से गुफ्तगू हुई। ये बताएं कि ये जो ख़वातीन कैदी हैं, ये सुनने में आता है कि उनकी जो मुलाकात है उसके लिए कम लोग आते हैं, ये क्या वजह है? क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ये हमारी सोसाइटी के ना जी बड़े डबल स्टैंडर्ड हैं। अगर कोई मर्द या मेल जुर्म करता है तो वो उसका बड़ा सोशल स्टेटस अप हो जाता है। जब वो जेल से रिहा होकर जाता है ना जी, वो मुजरम या कोई इस तरह का, तो वो डेरे पे बैठ के परे पंचायत कराना शुरू कर देता है और लोग उसको ओबे करना शुरू कर देते हैं, उसके टौर हो जाते हैं। लेकिन अगर वही गलती कोई खातून कर बैठती है तो उसके लिए हमारे बड़े गैरत, इज़्ज़त और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बड़ी तेज़ी से जो है ना वो सरफेस होती हैं और माफ़ी का खाना नहीं होता। बड़ा हमें गुस्सा आ जाता है। आप देखेंगे अक्सर औरतों को, ख़वातीन को, बच्चियों को मार दिया जाता है या जुल्म किया जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं। और इस वजह से फिर यह है कि औरत अगर जेल में आ जाती है तो घर वाले उसको अपना बड़ी बेइज्जती समझते हैं और उसको मिलने जुलने से ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कई औरतें जिनकी अदालतों से ज़मानतें हो जाती हैं और उनके बेल बांड देने वाला, उनकी ज़मानत देने वाला कोई नहीं होता। ये चीज़ें, कई औरतें ऐसी हैं कि जो कई कई दिन जेल में पड़ी रहती हैं कि हम रिहा होकर कहाँ जाएँ। तो अगर दारुल अमान जाना है या किसी शेल्टर होम में जाना है तो वो कहती हैं फिर हम इधर ही ठीक है। ये इस तरह के मसाइल जो है वो हैं। लेकिन ख़वातीन का एक और जो एंगल है ना, वो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि जेलों में कोई औरत ऐसी नहीं है जो बरसरे रोज़गार हो, किसी जॉब पे हो, प्राइवेट या सरकारी, और वो जेल में आई हो। अच्छा, यानी औरत का जो क्राइम है ये सारा फाइनेंशियल डिपेंडेंस की वजह से है। अगर उसका खामद नशई है, बेरोज़गार है, बच्चे भूखे हैं, रोटी खाने को नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो वो फिर मनशियात के कारोबार में भी आ जाएगी, प्रोस्टिट्यूशन में भी आ जाएगी, चोरी में भी आ जाएगी। और बाज़ औक़ात फिर वो जब रिवेंजफुल होती है तो वो फिर अपने खामद को ही मार देती है। अगर कोई कत्ल में जो ख़वातीन आती हैं वो भी इस तरह की हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी जो है ना वो अजाब कर दी जाती है, और या तो वो खुदकुशी करें, अगर नहीं तो फिर अगले को मार दें। शौकिया वो मुजरम नहीं बनती है, मजबूरी में। मेरा ये ख्याल है कि औरत में ना जुर्म करने की जो है ना जो इंस्टिंक्ट है वो ना होने के बराबर है। ये औरत जब भी कोई इस तरह की गलती करती है इंतहाई मजबूरी के आलम में करती है। और ख़वातीन कैदियों के साथ जो बच्चे होते हैं उनका क्या बनता है? बच्चे जो हैं जी 5 साल तक, 6 साल तक जो बच्चियाँ हैं और 5 साल तक जो मेल बच्चे हैं वो सेशन जज साहब की या ट्रायल कोर्ट की इजाज़त से रखे जाते हैं। और उनके लिए रूल्स में बाकायदा जिक्र है उनके खाने का, उनके दूध का, उनके कपड़े का, ज़रूरत की चीज़ें उनको उसी तरह दी जाती हैं जिस तरह के भी मतलब प्रिजनर को देखभाल की जाती है। और जब वो ज़रा बड़े हो जाते हैं तो पहले हम इसको SOS विलेज में या किस तरह किसी ऑर्फनेज में भेज देते थे। अभी हमारा पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा एक अच्छा अदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, फिर वहाँ पे हम भेजते हैं। आपने अपनी सर्विस के दौरान आपके पास जेलों में बड़े बड़े लीडर, बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात भी आई होंगी, तो कौन कौन आया, किस किस्म का उनका रवैया रहा और कितना वो तावन करते थे या कितनी मुश्किलात उनकी वजह से आप लोगों को फेस करनी पड़ती थी? जी, इसमें यह है कि मतलब टॉप लेवल के अगर आप लोगों में देखें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो भी नज़रबंद रहीं। उसके बाद आसफ़ अली ज़रदारी साहब इधर लाहौर कोट लखपत में मैं था उस वक़्त रहे। फिर जवेद हाशमी साहब थे, तहमीना दौलताना, रियाज़ फ़तेहाना
और ख्वाजा हसान और तारक अजीज़ जो वो नीलामगार वाले थे वो भी अच्छा, रहे, वो भी रहे। और इस तरह के मतलब सियासी लोग काफ़ी रहे। तो लेकिन जेलों में मैं देखता हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, उनका रवैया बिल्कुल बहुत पॉजिटिव और बिल्कुल नॉन डिमांडिंग किस्म के लोग थे। अच्छा। मतलब उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं था पड़ता कि भाई ये है, वो नहीं है वो। कुछ लोगों की तरफ से ऐसे हमने दावे भी सुने हैं कि हमारे सेल में चीनी फेंक दी जाती है ताकि उधर चूंटियाँ ज़्यादा आए, कीड़े आए। कोई कहता है कि हमारे वहाँ पे सांप छोड़ दिए जाते हैं, कोई ऐसे चूहे ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसमें किस हद तक ये सदाकत देखिए, है? मतलब जितने मुंह हैं उतनी ही बातें हैं। देखिए, अगर चीनी मैं फेंक देता हूँ कहीं तो चीनी साफ़ करने में कितनी देर लगती है? बंदा तो अंदर ही है ना। हाँ। अगर किसी सेल में आप चीनी फेंक देते हैं तो 2 मिनट में साफ़ हो जाती है। ठीक है ना जी। और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मेरी तकरीबन 35 साल सर्विस हो गई है कि किसी प्रिजनर को, किसी को भी हमने कभी टारगेट किया हो या कोई इस तरह की कोई प्लानिंग की हो। हमारा जो जेल मैनुअल में इसमें 1250 रूल्स हैं, उसमें प्रिजनर के बेनिफिट की ही बात है। कोई एक भी रूल ऐसा नहीं जिसमें ये लिखा हो कि आप उन्हें उसको तंग करना है या उसको आपने ये आउट ऑफ द वे डील करना है, कतन नहीं है। और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास लोगों ने आके 25-25 साल, 20-20 साल, 15-15 साल एक फैमिली की तरह रहना होता है। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग आपने देखे होंगे रिसेंट डेज में आए हैं जेलों से, फिर आ भी हुए हैं। तो कभी किसी ने बाहर जाके जो है वो हमारी कोई इस तरह की शिकायत या गिले शिकवे, अभी कोई 1-2 बड़े हाई लेवल के टिकटॉकर भी जेल में आए हुए थे, मैं कल परसों देख रहा था। अच्छा, यकीन करें मुझे पता भी नहीं कि वो जेल में आए हैं या कब गए हैं। तो मैं देख रहा था तो वो बता रहे थे भी किस तरीके से हमें बड़ा अच्छा वहाँ पे माहौल मिला और इस तरह की बातें हैं। तो ना ही हमें आज तक यकीन करें कि मुझे तकरीबन पहली दफ़ा आईजी में बना था 2008 में, आज 17 साल हो गए। मुझे आज तक किसी हायर कमांड की तरफ से ये आर्डर नहीं आया या कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डिज़ायर कि किसी को तंग किया जाए या किसी को कोई परेशान किया जाए या कोई ऐसी चीज़ है। पंजाब की सबसे ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक जेल कौन सी है? आप पिंडी कह लें, लाहौर कोट लखपत कह लें, मतलब ये जो इस तरह की जेलें हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव है। ये जैसे सुनने में आता है कि मच्छ जेल जो है ना पाकिस्तान की सबसे ख़तरनाक जेल है, या अटक किले में जो जेल है ना वो बहुत कोई सख्त और अकूबत खाना बड़ा कोई नहीं। अटक किले में कोई जेल नहीं है, अटक किला है असल में। तो उसको बाज़ का जेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। गवर्नमेंट किसी भी जगह को जेल डिक्लेयर कर सकती है। तो मच्छ जेल में मैं जब ट्रेनिंग पे था तो मैं गया था वहाँ, मैं रहा 1 हफ्ता। तो कोई वहाँ पे ऐसी कोई सख्ती वाली बात नहीं। असल में वो अप्रोचेबल नहीं है, वो इतनी पहाड़ों में और दूर दराज है कि वहाँ तक एक्सेस नहीं है। उन दिनों में सिवाय ट्रेन के एक स्टेशन के और कोई ऐसा ज़रिया नहीं था कि आप मच्छ तक पहुँच सकें। और उनके तीनों साइडों पे पहाड़ हैं और फ्रंट पे जो है वो जेल है। तो अगर खुदा न खास्ता को बंदा वहाँ से निकल भी कर भाग भी पड़े तो वो इलाका इतना उजाड़ बियाबान और सुनसान है कि वहाँ से वो कहीं जा ही नहीं सकता। वो मतलब निकल भी जाए ना जेल से तो वो कहीं निकल के जा नहीं सकता। मतलब इस वजह से उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है दूर दराज होने की वजह से। जिस तरह हमारा मियाँ वाली जेल है वो भी इसी तरह ही है, दूर दराज है, बॉर्डर एरिया में, मतलब वहाँ यहाँ से जाने में एक बड़ा टाइम लग जाता है। और मतलब इस तरीके से वो एक बन जाती है चीज़। सबसे ज़्यादा अच्छी सहूलियात किस जेल में? मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा कोई इतना फ़र्क नहीं है। अगर आप कह लें कि लाहौर की जेलें या पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, इस तरह की ये जेलें जो हैं वो ज़्यादा फैसिलिटेट इसलिए हैं कि ये ज़्यादा सेटल्ड एरियाज़ में हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हैं। यहाँ पे फिलंथ्रोपी का काम ज़्यादा है, पब्लिक भी जो है इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट करती है। लोग कैदियों की देखभाल के लिए खाने, रफ्तारियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये आप कंपैरेटिवली कह सकते हैं दूसरों से। लेकिन जहाँ तक सहूलतों का तल्लक है, बल्कि दूर दराज की जेलें ज़्यादा कैपेशियस हैं और कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, कैपेसिटी उनकी ज़्यादा। हाई सिक्योरिटी जेल में और दूसरी जेल में क्या डिफरेंस होता है? हाई सिक्योरिटी में साफ ज़ाहिर है जो हाई सिक्योरिटी प्रिजनर हैं वो हम रखते हैं, ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। और जो नॉर्मल जेल है उसमें नॉर्मल कन्विक्ट और अंडर ट्रायल प्रिजनर रहते हैं। ये जो बी क्लास होती है, बी क्लास किसको कहते हैं और वहाँ पे किस किस्म की सहूलियात होती है? हाँ जी, दो क्लासेज हैं, बी फॉर बेटर और सी फॉर कॉमन।
और उसमें ये है कि सहूलतें उसमें यही है कि अखबार वगैरह मिलता है, बैठने के लिए चेयर टेबल मिल जाता है, बेडिंग के लिए आपको मैट्रेस वगैरह, पिलो, ब्लैंकेट, ये तो अब हमने वैसे बाकी आम लोगों कैदियों के लिए भी कर दिया है। खाने में एक सहूलत ये होती है कि आप अपना खाना प्राइवेटली मैनेज कर सकते हैं। आपको पकाने के लिए कोई बंदा साथ हेल्पर दे दिया जाता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जेब से अपना कच्चा राशन मंगवा के तो उसको पका सकते हैं। पहले गवर्नमेंट राशन देती थी, अभी फिर गवर्नमेंट ने 2012 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये ख़त्म कर दिया कानून। उन्होंने कहा कि कैदी सब खाना जो है ये सब का ये बराबर होना चाहिए। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुनासिब नहीं है कि दोनों बंदे कत्ल करके आए हैं, एक दाल खा रहा है दूसरा गोश्त खा रहा है। तो बाकी अगर इन्होंने खाना है तो अपनी जेब से खाएं। अगर ये बड़े वेल ऑफ हैं तो बी क्लास को फिर ये फैसिलिटी मिली, और जो बाकी खाना बी क्लास का और सी क्लास का वो इक्वल कर दिया गया था। मुलाकात की कितनी इजाज़त होती है? मुलाकात का और बाकी सारे कानून वही तरह लागू हैं जिस तरह आम कैदियों पे लागू हैं। डेथ सेल होता है, डेथ सेल कितना बड़ा होता है वहाँ पे? क्या सहूलियात? डेथ सेल जो होता है ना जी, ये 10 बाई 8 का होता है और इसमें आमतौर पर एक बंदे को रखा जाता है। लेकिन अभी हमारे पास जहाँ जेलों में ओवर क्राउडिंग है वहाँ 3-3 बंदे भी हैं, 7 अटैच बाथ होता है। और मतलब इस तरीके से मतलब 10 फुट उसकी समझने लंबाई होती है और 8 फुट चौड़ाई, 8 फुट चौड़ाई होती है। कोई ख़ास कैदी उनके लिए फिर आपको अलहदा कंपाउंड बना के उनको अलहदा रखना पड़ता है? नहीं, उसमें ये है ना जी कि डिपेंड करता है कि भाई किस तरह का बंदा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुश्मनी है, उनको भी अलहदा हमें रखना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो तौहीन रसालत में आ जाते हैं, उनको भी रखना पड़ता है। कई ऐसे हैं जो दहशतगर्दी में होते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं, उनको भी अलहदा रखना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि अदरवाइज़ किसी वजह से उनकी जो एक सोसाइटी में एक पहचान है, मसलन कोई फ़र्ज़ करें अगर कोई बहुत बड़ा मुल्क का गुलूकार या नामी ग्रामी कोई बंदा इस तरह का आ जाता है तो उसको भी हम आम लोगों में मिक्स नहीं रखते, उसको भी फिर अलहदा रखना। ये जो गैर मुल्की कैदी होते हैं उनके लिए क्या कोई अलहदा प्रोटोकॉल होते हैं? उनके खाने, वो हमारे वाला खाना तो यहाँ पे उनको उनका टेस्ट ही नहीं होता। खाने 2 ही किस्म के हैं, या तो वो रोटी खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, या नहीं खाते तो फिर उनके लिए राइस है। राइस का जो है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल अल्टरनेट फूड है। तो जैन जिलों में, हमारे पिंडी में और लाहौर में ही हमने सारे फॉरेन के लोग रखे हुए हैं, तो उनको फिर हम आटे की जगह चावल इशू कर देते हैं। और ये जो गैर मुल्की जो जासूस हैं उनके लिए क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? उनके लिए क्या कोई ख़ास आपका ज़ाब्ता है? नहीं, उनको अलहदा ही रखते हैं साफ ज़ाहिर है, और उनकी मुलाकात वगैरह तो आती नहीं है, और उनको सारा उनके खाना पीना, कपड़ा, दवाई दारू, हर चीज़ जो है वो हमारे ज़िम्मे होती है। रमज़ान के महीने में कैदियों के लिए कोई खाने का, अफ्तारी का, सहरी का कोई ख़ुसूसी इंतज़ाम होता है, या खाना वही होता है, मेन्यू वही होता है, बस उसकी टाइमिंग तब्दील हो जाती है? नहीं, खाने में बड़ी चेंजेस आती हैं जी। सहरी के टाइम पे चाय के साथ खाना होता है, साथ एक उबला हुआ अंडा होता है, चाय होती है, खाना होता है, सालन होता है, रोटी होती है। और अफ्तारी में खजूर है, दूध सोडा है, वो होता है, एक समोसा है और साथ खाना है। और ईदैन पर क्या करते हैं, या और जो त्यौहार होते हैं उस पे उनके लिए? ईदैन पे भी इसी तरह ही है। ईदैन पे अभी 2 साल से हम ईद पे मुलाकात भी खोल रहे हैं, वरना ईद पे मुलाकातें बंद होती थी छुट्टियों की वजह से। हम ईद के दिनों में मुलाकातें भी हो रही हैं, खाने भी लेके आगे कैदियों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरा ये है कि ईद पे स्पेशल खाने भी जो हैं वो दिए जाते हैं। सेवइयाँ नाश्ते में, ईद उल फितर पे सेवइयाँ और दूध है, और ईद उल अज़हा पे हलवा वगैरह इस तरह का है। बाकी चिकन है, बिरयानी है, इस तरह के खाने वगैरह भी पकते हैं। और जो खाना आता है वो उसी तरह सही सलामत उतनी मिकदार में कैदियों तक पहुंच जाता है, या बीच में से कोई गायब हो जाता है? बाज़ औक़ात इस तरह की शिकायत आती हैं कि मिसाल के तौर पे खाना अगर एक बंदे का बजाय 2-3 की बजाय 10, 20, 50 बंदों का आप देग ही लेके आ गए हैं, तो वो फिर वहाँ पे रुकावट आती है, मसले मसाइल बनते हैं। तो लोगों को हम समझाते हैं कि चले एक बंदे को आप खाना देने आए हैं, 2-3 बंदों का भी हो जाए तो चलो मुनासिब है, लेकिन अब इतना बल्क में ना लेके आएँ कि जिसकी तलाशी करना नामुमकिन हो, या जो मसले मसाइल हैं वो ना हो। लेकिन अभी तो हमारी कैमरा सर्वेलेंस है, पूरी जेलों में 4000 कैमरे लगे हुए हैं। एक एक चीज़ जो है वो ट्रैक हो रही होती है कि मतलब खाना कहाँ पे बुक हुआ, कहाँ पे चेक हुआ, कहाँ पे अंदर गया, कैसे डिलीवर हुआ, एंड तक। अगर कोई कंप्लेंट आ जाए तो हम बंदों से नहीं पूछते जी आपने खाना दिया था कि नहीं दिया था, हम उसकी जो ट्रैकिंग है वो वीडियो ट्रैकिंग करके वहाँ पर देखते हैं कि ये खाना आया, ये औरत, ये वालदा, ये शिकायत कुनिंदा ने खाना जमा कराया, फिर ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ पे उसके हैंड ओवर हुआ, तो वो सारा ट्रैक निकल आता।